हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है? मटेरियल कंट्रोल। बच्चों, आज का जो हमारा मटेरियल कंट्रोल का चैप्टर है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर होते हैं वो दो होते हैं। नंबर 1 मटेरियल, नंबर 2 लेबर। कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते वक्त हमारा जो मेजर पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, कॉस्ट होता है, वो इन्हीं दो एक्सपेंडिचर के ऊपर ही कवर होता है। सब्सटेंशियल जो अमाउंट है वो मटेरियल और लेबर के थ्रू ही होती है। इसीलिए मटेरियल और लेबर दोनों के लिए मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटिंग एज वेल एज कंट्रोल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए हमारा ये जो मटेरियल कंट्रोल का चैप्टर है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू, एक रेलिवेंसी पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका सबसे बड़ा कारण है, एक तो हमारे को प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चंस हैं वो आते ही आते हैं, राइट। दूसरा, थ्योरेटिकल एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमें एग्जाम में आना ही आना है। तो इसलिए ये जो मटेरियल कंट्रोल का चैप्टर है बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मटेरियल कंट्रोल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले मटेरियल कंट्रोल जो हमारा चैप्टर है, इसमें क्या क्या कवर होने वाला है। मटेरियल कंट्रोल का चैप्टर हमारे 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। सबसे पहले है मटेरियल प्रोक्योरमेंट। मटेरियल प्रोक्योरमेंट में क्या है? मटेरियल प्रोक्योरमेंट में 5 आइटम्स आपको देखने को मिलेंगी, 5 चीजें आपको, राइट। अब वो 5 चीजें कौन सी है? बिल ऑफ मटेरियल, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, परचेज रिक्विजिशन नोट, गुड्स रिसीव नोट और मटेरियल रिटर्न नोट। अब देखिए, मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में क्या है कि हम मटेरियल जब रिसीव करते हैं, मटेरियल रिसीव से लेकर जो हमने पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, वो इसके बाद हम पूरा डिटेल में देखेंगे, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप। वो सारा का सारा स्टोर से हमें चाहिए होता है, प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल चाहिए, फिर आगे स्टोर के थ्रू आएगा, आगे जो भी प्रोसेस है वो सारा का सारा 1 by 1 मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर का पार्ट हो जाता है। ठीक है जी, ये हमारा प्योरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, इसमें हम समझेंगे किस तरीके से कहाँ से मटेरियल कैसे ऑर्डर जाते हैं, इंस्ट्रक्शन जाती हैं और कैसे पूरा का पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है मटेरियल परचेज करने के लिए, मटेरियल रिसीव करने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में हमारी 3 चीजें आ जाती हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है बच्चों। अब इसमें लेवल ऑफ सेटिंग या सेटिंग ऑफ लेवल बोल सकते हो, और ईओक्यू, और तीसरा क्या है? टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। 3 टॉपिक, तीनों के तीनों प्रैक्टिकल हैं, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तीनों में से जरूर आने वाला है, राइट। पहला क्या बोला हमने? लेवल ऑफ सेटिंग। लेवल ऑफ सेटिंग में क्या होता है? देखिए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसमें यह जानना बहुत जरूरी होता है, उनके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, स्टोर डिपार्टमेंट में, कि भाई हमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें हर समय कितना मटेरियल चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, ये सब कुछ जरूर पता होना चाहिए। लेवल ऑफ सेटिंग में हम इसी चीज़ की इंफॉर्मेशन लेते हैं, इसी चीज़ की जानकारी लेते हैं कि कितना मटेरियल हमें रखना है, जिससे क्या है, ना ही हमारी प्रोडक्शन रुके, ना ही हमारी कॉस्ट बढ़े। देखिए, बड़ी सिंपल सी 2 चीज़ें हैं, डिटेल में नहीं हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि इसके लिए हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है इसी के ऊपर ही है, लेवल ऑफ सेटिंग के ऊपर ही है। ठीक है जी, पहले हम इस लेक्चर में सिर्फ हम बेसिकली बात करेंगे लेवल ऑफ सेटिंग में है क्या। लेवल ऑफ सेटिंग में क्या है कि देखिए, हम प्रोडक्शन जब करते हैं, जब हम एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके लिए मैंने आपको बोला कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है कि अगर हम जो इन्वेंट्री का लेवल है बिलो द मिनिमम लेवल करेंगे, इन्वेंट्री का लेवल जो है, रॉ मटेरियल जो है बिलो द लेवल हो जाएगा, उससे क्या होगा? उससे हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगी।
उससे हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगी। प्रोडक्शन प्रोसेस रुकने से क्या होगा, हमारे को बहुत टाइप के नुकसान होंगे। सबसे पहला नुकसान ये होगा, हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस रुकने से हमारे जो फिक्स एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं वो हमारे बढ़ते रहेंगे, जिससे क्या है जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है जी। और हम सही समय पर जो अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से सप्लायर को जो हमारी प्रोडक्ट की डिमांड है वो सही समय पर हम क्या कस्टमर तक नहीं पहुंचा पाएंगे, जिससे क्या है हमारी मार्केट में हमारे जो ब्रांड की जो गुडविल है, वो रेपुटेशन जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक। अगर हमारी जो इन्वेंट्री का लेवल है अबव द मैक्सिमम लेवल हो जाए, जितना हमें चाहिए नहीं उससे हमने एक मैक्सिमम लेवल सेट किया हुआ है, उससे ज़्यादा हो गया, हमने बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री रख लिया। मान लीजिए आप सोचते ही नहीं कि लेवल ऑफ सेटिंग कितना है, कितना हमने मटेरियल रखना है, कितना नहीं रखना, आपने बहुत ज़्यादा मटेरियल रख लिया, इतनी ज़रूरत ही नहीं थी, इतनी आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, जिससे क्या होगा, लॉसेज ऑफ मटेरियल हो सकते हैं। ठीक है जी, नुकसान हो सकता है मटेरियल का। सबसे बड़ी बात कॉस्ट, किस चीज़ की, कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट। अब आप मटेरियल को रखोगे स्टोर में, जिससे क्या होगा, आपको उस रखने की खर्चा पड़ेगा। सबसे बड़ी बात इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ेगा आपको, आपने जो पैसा आपका स्टॉक में ब्लॉक है, इन्वेंट्री में ब्लॉक है, वो क्या है, एक काइंड ऑफ आपके लिए क्या होगा, एक कॉस्ट क्रिएट करेगा, खर्चा आपके लिए पड़ता जाएगा, जो क्या है आपके प्रोडक्ट के लिए एक बर्डन बन जाएगा, जो कॉस्ट को, ओवरऑल कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा। इसीलिए लेवल ऑफ सेटिंग जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद दूसरा क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बच्चों होता है कि एक बार में कितना मटेरियल मंगवाया जाए, जिससे हमारे को जो ओवरऑल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो मिनिमम हो। मतलब ईओक्यू के कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि एक बार में कितना मटेरियल मंगवाया जाए जिससे हमारी जो ओवरऑल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो मिनिमम हो। राइट। तीसरा है टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल में क्या है, आपने मटेरियल रिसीव कर लिया स्टोर में, राइट। अब जब आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करोगे, किस रेट पर रिकॉर्ड करना है, वो जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया उसकी कितनी वैल्यू है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल बच गया उसकी कितनी वैल्यू है, उसके रिगार्डिंग आपके बहुत सारे मेथड्स हैं, वो हम एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। राइट। पहले हम क्या करेंगे, लेवल ऑफ सेटिंग करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में, फिर उसके बाद हम ईओक्यू का कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों क्या है, नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंड कंट्रोल। अकाउंटिंग एंड कंट्रोल में क्या है बच्चों, ये भी हमारा थेटिकल कॉन्सेप्ट है कि जब मटेरियल जब हम कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, अब इसमें बहुत सारे लॉसेज होते हैं, उन लॉसेज का ट्रीटमेंट कैसे होगा, वो कैसे रिकॉर्ड होंगे, उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी, और वो हमारा क्या है, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है। तो कुल मिला के आपका जो मटेरियल कंट्रोल का चैप्टर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है जी, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, दूसरा हमारा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल में 3 चीजें आ गई, लेवल ऑफ सेटिंग, ईओक्यू और टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। ठीक है जी। और तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, तीसरा है हमारा अकाउंटिंग एंड कंट्रोल, जो क्या है डिफेक्टिव, वेस्ट, स्क्रैप, ऑब्सोलेसेंस। राइट। ये सारी चीजें क्या है, मटेरियल कंट्रोल पूरे चैप्टर का हमारी एक समरी थी। राइट। तो चलिए सबसे पहले हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कुछ आपको बेसिक जानेंगे, हमारे चैप्टर के बारे में मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखिए, मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर की ये आपके पास पूरी समरी है। मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से एंड होता है, ये हमारी समरी है। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, आगे 1 बाय 1 बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले देखिए, कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसके लिए कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगी, कितने ओवरहेड्स लगेंगे, क्या कुछ होगा, वो सारा कुछ प्लानिंग डिपार्टमेंट डिस्कस करता है। प्लानिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में डिस्कशन होती है, बताया जाता है कि कितना मटेरियल, कितनी लेबर लगेगी। राइट। अब देखिए, सारी जो डिटेल होती है लिस्ट, वो किस में होती है, बिल ऑफ मटेरियल में। बिल ऑफ मटेरियल में, बिल ऑफ मटेरियल
जो है बनाया जाता है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाना है, हमने सपोज कीजिए प्रोडक्ट एक्स बनाना है, फॉर एग्जांपल एक फर्नीचर बनाना है आपने, ठीक है जी। एक फर्नीचर बनाने के लिए आपको, टेबल बनाने के लिए, बेड बनाने के लिए, सोफा बनाने के लिए आपको कितने टाइप का मटेरियल चाहिए, कितने टाइप का मटेरियल चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, उसकी कौन सी क्वालिटी का चाहिए, ये सारा कुछ किस डिटेल किस में लिखी होगी, बिल ऑफ मटेरियल में, राइट। वो स्पेसिफिकेशन सारी की सारी लिस्ट होगी बिल ऑफ मटेरियल में, जो कौन देगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट, ठीक है जी। अब आगे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक कॉपी फॉरवर्ड कर दी जाएगी, और आगे भी जो जिनको रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कोस्टिंग डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, इन सबको क्या है, एक एक कॉपी बिल ऑफ मटेरियल की इशू कर दी जाएगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिमांड करता रहेगा, डिमांड करेगा किससे, स्टोर डिपार्टमेंट से। अब देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, ठीक है जी। यही होता है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। अब वो रॉ मटेरियल की डिमांड किससे करेगा, रॉ मटेरियल कहाँ पे पड़ा है, स्टोर में, तो वो स्टोर कीपर को स्टोर डिपार्टमेंट में डिमांड करेगा, ठीक है जी। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से एरो किसकी तरफ जा रही है, स्टोर डिपार्टमेंट की तरफ। स्टोर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, स्टोर डिपार्टमेंट कॉन्टिन्यूसली रॉ मटेरियल इशू कर रहा है, किसको इशू कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। पूरा प्रोसेस समझिए, पहले नंबर पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी किसने, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने ये तय कर लिया कि हमने ये प्रोडक्ट बनाने हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक है जी। उसके बाद सारी स्पेसिफिकेशन दी गई बिल ऑफ मटेरियल में, जो क्या है सभी को आगे कॉपी फॉरवर्ड कर दी गई, ठीक है जी। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जैसे जैसे रॉ मटेरियल उन्हें चाहिए था वैसे वैसे वो डिमांड करते रहे, डिमांड करते रहे किससे, स्टोर डिपार्टमेंट से। स्टोर डिपार्टमेंट क्या है, रॉ मटेरियल इशू करता गया किसको, स्टोर डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल इशू करता गया किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अब स्टोर डिपार्टमेंट के पास रॉ मटेरियल खत्म हो गया, अब उसे रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, तो वो क्या करेगा, वो परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है जी, परचेज डिपार्टमेंट को। अब परचेज डिपार्टमेंट, अब अगली ड्यूटी किस चीज़ की हो गई, किसकी हो गई, अब अगली ड्यूटी हो गई परचेज डिपार्टमेंट की, अगली ड्यूटी किसकी हो गई, परचेज डिपार्टमेंट की। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा प्रपोजल के लिए, किसको, सप्लायर को। इसलिए परचेज डिपार्टमेंट से एरो देखिए कहां जा रहा है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल किसको करेगा, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के लिए सप्लायर को। परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को बोलेगा कि भाई हमें ये मटेरियल चाहिए, इतनी इस क्वालिटी का चाहिए, इतनी इतनी क्वांटिटी चाहिए, आप हमें प्रपोजल दो अपना, ठीक है जी। हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, जितने भी हमारे को जिस हिसाब से लगता है, हम क्या है, नंबर ऑफ सप्लायर्स को क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रपोजल के लिए कि भाई आप प्रपोजल दीजिए अपना अपना। तो वो क्या है, अब आगे सप्लायर क्या करेगा, कोटेशन देगा। अब देखिए सप्लायर से अगली जो एरो देख के आ जा रही है कोटेशन की तरफ। सप्लायर जो है अब कोटेशन देगा किसको, हमको देगा, कंपनी को, मतलब कंपनी मतलब परचेज डिपार्टमेंट को। सप्लायर जो है कोटेशन देगा कि भाई मैं इतना मटेरियल इस डेट पे, इतने इस पीरियड में, इस रेट पर, इतनी क्वांटिटी पर आपको बेचने को तैयार हूं, ठीक है जी। परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर परचेज डिपार्टमेंट को कोटेशन देगा अपनी। अब सपोज कीजिए परचेज डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिस्कशन फाइनल कर लिया कि मैं इससे परचेज करने वाला हूं, तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेज ऑर्डर इशू कर देगा। परचेज ऑर्डर किसको दे देगा, सप्लायर को, कि भाई ये रॉ मटेरियल मुझे भेज दे, ठीक है जी, ये रॉ मटेरियल भेज दे। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेज डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर कर देगा किसको, सप्लायर को। अब सप्लायर क्या करेगा, अगला काम किसका है, सप्लायर का। सप्लायर क्या करेगा, हमें मटेरियल भेज देगा। तो अगला क्या है, प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ परचेज ऑर्डर। हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की, ठीक है जी। हमने परचेज ऑर्डर दे दिया, एग्जीक्यूट कर दिया ऑर्डर, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन। लास्ट में क्या होगा, इंस्पेक्शन पास और फेल होगा। मतलब जब हम रिसीविंग हो जाएगी, सप्लायर हमें गुड्स भेजेगा, सप्लायर हमें गुड्स भेजेगा, उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं।
एक तो क्या है, गुड्स सही है, जैसे हमने बोली थी, जितनी क्वांटिटी बोली थी वैसे ही मटेरियल समय पे पहुंच गया है, ठीक है जी। तो फिर क्या हो गया, वो पास हो गया। अब हो सकता है जो हमने इंफॉर्मेशन दी थी, जो हमने मटेरियल मांगा था, वो मटेरियल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, हम क्या करेंगे, जब रिसीव हो गया तो गुड्स रिसीव नोट इशू करेंगे, गुड्स रिसीव नोट इशू करेंगे। अगर अगर मटेरियल मान लीजिए इंस्पेक्शन के दौरान जो मटेरियल हमने मांगा था वो नहीं मिला हमें, तो हम क्या करेंगे, फेल कर देंगे उसको, मतलब गुड्स रिटर्न नोट इशू करेंगे। पढ़ा था ना हमने लास्ट स्लाइड में देखिए क्या हमने, GRN था, गुड्स रिसीव नोट, और एक मटेरियल रिटर्न्ड नोट। रिटर्न्ड नोट क्या था कि मटेरियल जो हमने रिटर्न कर दिया उसके लिए हम नोट इशू करेंगे, ठीक है जी। ये थी हमारी पूरी मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस की समरी। कहाँ से शुरू हुआ, प्लानिंग डिपार्टमेंट ने सारी की सारी डिटेल किस में लिख दी, मटेरियल की, क्या मटेरियल चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सारी की सारी डिटेल हमने कहाँ पे लिख दी, बिल ऑफ मटेरियल में। फिर हमने क्या किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या हो गई, एक अथॉरिटी मिल गई कि ये मटेरियल, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए इतनी इतनी क्वांटिटी का, इतनी इतनी क्वालिटी वाला, ये वाली क्वालिटी वाला मटेरियल उसे चाहिए। वो डिमांड कर सकता है किससे, स्टोर डिपार्टमेंट से। अब वो रॉ मटेरियल क्या है, स्टोर डिपार्टमेंट से डिमांड करेगा, स्टोर डिपार्टमेंट भी, अब बिल ऑफ मटेरियल की एक कॉपी तो किसके पास भी पहुंच गई है, स्टोर डिपार्टमेंट के पास। अब स्टोर डिपार्टमेंट के पास भी अथॉरिटी हो गई, कि वो क्या कर सकता है, वो आगे मटेरियल किसको दे सकता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अब जैसे जैसे प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट उसे बनती और रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट उसे खड़ी होती रहेगी, राइज होती रहेगी, तो आगे वो क्या है, किसको रिक्वेस्ट करता जाएगा, परचेज डिपार्टमेंट को। अब परचेज डिपार्टमेंट की अगली जॉब किसकी आ गई, परचेज डिपार्टमेंट की। परचेज डिपार्टमेंट आगे रिक्वेस्ट करेगा प्रपोजल के लिए, ठीक है जी। फिर सप्लायर क्या करेगा, टेंडर भेजेगा। फिर हम उन टेंडर्स में से कोटेशंस में से हम क्या है, एक्सेप्ट कर लेंगे जो हमें बेस्ट लगेगा, वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है जी। और क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर दे देंगे। परचेज ऑर्डर किसके बाद एग्जीक्यूशन कर देंगे ऑर्डर को, और लास्ट में जब ऑर्डर रिसीव हो जाएगा तो क्या करेंगे, गुड्स रिसीव नोट इशू करेंगे। अगर गुड्स जो गुड्स हमें मिली थी, गुड्स हमें रिसीव हुई हैं, जो हमने ऑर्डर किया था उसी के साथ ही है, मैच है बिल्कुल, तो फिर हम गुड्स रिसीव नोट इशू कर देंगे। अगर नहीं है तो रिटर्न नोट इशू कर देंगे। दैट्स इट। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है हमारा मटेरियल प्रोक्योरमेंट का, ठीक है जी। ये हमारी समरी थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब शुरुआत हो रही है जो हमारा पहला स्टार्टिंग का प्रोसेस है। सबसे पहले क्या था, हमने क्या बात करी लास्ट स्लाइड में कि प्लानिंग डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिस्कशन करी। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, ये तय कर लिया कि कितना मटेरियल लगेगा, ठीक है जी, कितना मटेरियल लगेगा, कौन से प्रोडक्ट को, कौन सी जॉब को, कौन सी बैच को, कितने यूनिट प्रोडक्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना कितना रॉ मटेरियल, कितनी कितनी क्वांटिटी वाला, किस किस समय में कैसे कैसे चाहिए, ठीक है जी। तो वो हमने प्लानिंग डिपार्टमेंट ने तय कर दिया। वो सारी की सारी किसमें होगी, बिल ऑफ। अब ये तय तो हो गया कि मटेरियल कितना लगेगा। अब देखिए ये सारी की सारी जो है कहते हैं डिटेल जो होगी वो किस में होगी, बिल ऑफ मटेरियल में, BOM में। तो कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल को हम क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज मटेरियल लिस्ट एंड मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट। बिल ऑफ मटेरियल को हम और क्या कहते हैं, मटेरियल लिस्ट एंड मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट। मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि हमने शुरू में लास्ट स्लाइड में भी बात करी कि बिल ऑफ मटेरियल में क्या होगा। बिल ऑफ मटेरियल में एक लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, इस प्रोडक्ट को, इस सर्विस, इस जॉब को, इस बैच में आउटपुट के लिए, प्रोडक्शन के लिए ये रॉ मटेरियल चाहिए, इतनी इतनी टाइप का मटेरियल चाहिए, इतनी इतनी क्वांटिटी चाहिए, इस क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, राइट। तो वो सारी डिटेल स्पेसिफिकेशन किसमें बताई होगी, बिल ऑफ मटेरियल में बताई होंगी, ठीक है जी। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, मटेरियल लिस्ट या मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट भी बोलते हैं। अब कहते हैं इसमें है क्या, इट इज अ डिटेल लिस्ट स्पेसिफाइंग द स्टैंडर्ड क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज ऑफ मटेरियल्स
एंड कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट और कैरिंग आउट द जॉब। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक जॉब के लिए, एक सर्विस के लिए क्या हमें मटेरियल चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए, कौन सी क्वालिटी का चाहिए, ये सारा कुछ किस में बताया होगा? ये सारा कुछ हमारा बिल ऑफ मटेरियल में बताया होगा। ठीक है जी, सारी डिटेल स्पेसिफिकेशन बिल ऑफ मटेरियल में बताई जाएंगी। अब देखिए उसके बाद बिल ऑफ मटेरियल की आगे आपको 4 कॉपियां इशू करनी है। 4 कॉपी होंगी बिल ऑफ मटेरियल की। पहली किसको जाएगी? स्टोर डिपार्टमेंट को। पहली कॉपी स्टोर डिपार्टमेंट को, दूसरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तीसरी परचेज डिपार्टमेंट को, चौथी कोस्टिंग डिपार्टमेंट को। अब देखिए चारों को इशू करने का कारण है साफ साफ। पहले नंबर पे क्या हुआ? स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट को क्यों इशू की गई? अब देखिए प्रोडक्शन और स्टोर डिपार्टमेंट सभी का, ये चारों डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। आपको पता है जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो कहते हैं कोऑर्डिनेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है मैनेजमेंट के गोल को, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। अब इन सभी डिपार्टमेंट्स में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो सही मैनर में, सही तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है जी। अब देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक कॉपी इशू करी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कॉपी क्यों इशू करी? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताया जाएगा कि भाई एक यूनिट बनाने के लिए इतना रॉ मटेरियल लगेगा, 1 kg रॉ मटेरियल लगेगा, XYZ रॉ मटेरियल लगेंगे, X का इतनी क्वांटिटी लगेगी, Y की इतनी लगेगी, Z की इतनी लगेगी। ठीक है जी। अब क्या होगा, सपोज कीजिए महीने में 1000 यूनिट बनते हैं तो उन्हें पता होगा, बताया होगा कि 1000 के लिए तुम्हें इतना रॉ मटेरियल इशू किया जाएगा, 1000 के लिए इतना रॉ मटेरियल इशू किया जाएगा। अब जिससे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो गई। जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी कि भाई अगर जितना मटेरियल बोला था उससे ज़्यादा अगर इशू होता है तो एक अथॉरिटी दी जाएगी कि भाई आप 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए इतना रॉ मटेरियल ले सकते हो। अगर आप अबव द 1000, जो 1000 यूनिट्स के लिए, 1000 फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जितना रॉ मटेरियल बोला गया था उससे ज़्यादा है तो स्पेसिफिक अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। राइट। इसका कारण क्या है? कॉस्ट कंट्रोल करना। क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पर हम मटेरियल की कॉस्ट को कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम टू मिनिमम जो कंट्रोल लगाकर डिफरेंट कंट्रोल्स लगाकर हम क्या है कॉस्ट को कम से कम कर सकें, जिससे क्या है हमारे प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट पे इम्पैक्ट पड़े। ठीक है जी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को किस लिए इशू करी? कि उनके पास लिस्ट हो गई कि हम ये मटेरियल मांग सकते हैं। स्टोर डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी हो गई बिल ऑफ मटेरियल की। बिल ऑफ मटेरियल की कॉपी होने से क्या हुआ, स्टोर डिपार्टमेंट के पास इशू अथॉरिटी हो गई कि भाई ये मटेरियल, इतनी क्वांटिटी का मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की डिमांड पे दे सकता है। ठीक है जी। परचेज डिपार्टमेंट। अब परचेज डिपार्टमेंट मंगवाना कहाँ से मटेरियल? परचेज डिपार्टमेंट तो मंगवा के देगा ना। परचेज डिपार्टमेंट ही तो, आपको पता है जो बड़ी कंपनी, लार्ज कंसर्न होती हैं उनमें हर एक काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। लार्ज कंसर्न में प्रोडक्शन के लिए अलग, परचेज के लिए अलग, हर डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे। तो जो स्टोर डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, जब रिक्वायरमेंट होगी तो क्या करेगा, डिमांड कर देगा किसकी? रॉ मटेरियल की। ठीक है जी। जब रिक्वायरमेंट होगी तो मटेरियल की डिमांड कर लेगा। तो इससे क्या होगा, जब परचेज डिपार्टमेंट के पास बिल ऑफ मटेरियल की कॉपी होगी तो वो मैच करके देख लेगा कि जो डिमांड रॉ मटेरियल की करी गई है एक्चुअल में बिल ऑफ मटेरियल में वो मेंशन है। जब मेंशन होगा तो वो आगे क्या करेगा, परचेज कर लेगा। ठीक है जी। परचेज करके स्टोर डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू कर देगा। ठीक है जी। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को तो आपको पता ही है, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को किस लिए चाहिए? पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, लास्ट में कॉस्ट कंपैरिजन के लिए, जब एनालिसिस होंगे कि भाई कितना खर्चा होना चाहिए था, कितना हुआ, उसके लिए कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए। राइट। तो कुल मिला के हमारा बिल ऑफ मटेरियल क्या है? बिल ऑफ मटेरियल क्या है? एक डिटेल लिस्ट है, एक स्पेसिफिकेशन लिस्ट है मटेरियल की।
स्पेसिफिकेशन लिस्ट है मटेरियल की, जिसमें क्या मेंशन किया जाता है, सभी टाइप के मटेरियल, कितनी क्वांटिटी का, किस क्वालिटी का, कितना मटेरियल कब कब कैसे कैसे चाहिए, वो सारा स्पेसिफिकेशन लिस्ट में, जिसको बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं, उसको इशू किए जाते हैं 4 पर्सन को। किसको? 4 बंदों को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, राइट। तो चलिए, ये था हमारा बिल ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट है बच्चों मटेरियल रिक्विजिशन नोट और स्लिप। मटेरियल रिक्विजिशन नोट और स्लिप ये क्या है? अब देखिए, सिंपल सा प्रोसेस समझिए। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए, सबको बिल ऑफ मटेरियल के थ्रू परमिशन मिल गई, ठीक है भाई ले सकते हैं, ले सकते हैं, सबको परमिशन मिल गई, रॉ मटेरियल बिल ऑफ मटेरियल की कॉपियां पहुंच गई सभी डिपार्टमेंट के पास, चारों डिपार्टमेंट के पास कॉपियां पहुंच गई, ठीक है जी, अच्छी बात है। अब हुआ क्या, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल चाहिए, अब गया वो किसके पास, अब वो क्या करेगा, किससे स्टोर मटेरियल मांगेगा, स्टोर डिपार्टमेंट से। तो क्या हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने मटेरियल रिक्विजिशन नोट के थ्रू डिमांड किया क्या, रॉ मटेरियल, जो किस में लिखा हुआ था, बिल ऑफ मटेरियल में। बिल ऑफ मटेरियल में जो मटेरियल लिखा हुआ था, अब वो उसको प्रोडक्शन के लिए चाहिए, ठीक है जी। अब मांगेगा किससे, स्टोर डिपार्टमेंट से। किसके थ्रू मांगेगा, एक मटेरियल रिक्विजिशन नोट इशू करेगा, मटेरियल रिक्विजिशन नोट पे मटेरियल लिख के देगा कि भाई सर रिक्वेस्ट है, प्लीज ये मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे दे दीजिए, ठीक है जी। तो स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा, रॉ मटेरियल इशू कर देगा, ठीक है जी। और क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक कॉपी किसको भी साथ में इशू करेगा, शेयर करेगा, जो परचेज रिक्विजिशन नोट की मटेरियल रिक्विजिशन नोट की एक कॉपी जो है वो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को भी साथ साथ इशू करेगा, शेयर करेगा, ठीक है जी। वो मटेरियल रिक्विजिशन नोट की सर मैंने प्रोडक्शन के लिए ये मटेरियल लिया है, प्रोडक्शन के लिए ये मटेरियल लिया है स्टोर डिपार्टमेंट से। तो इससे क्या हुआ, स्टोर डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी हो गई, स्टोर डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी हो गई कि देखिए सर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाद में ये नहीं डिनाई कर सकता कि भाई मैंने मटेरियल तो लिया ही नहीं, स्टोर में गलत एंट्री डाली है, ये तो किसी और जॉब में या किसी और बैच में गया है या फिर किसी और प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल गया है। तो स्टोर डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी हो गई कि भाई प्रूफ हो गया कि भाई मैंने जो रॉ मटेरियल दिया है, देखिए ये मटेरियल रिक्विजिशन नोट के बेस पे इशू किया है, ठीक है जी। तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने किसको इशू किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने इशू किया किसको, स्टोर डिपार्टमेंट को। किस लिए, मटेरियल रिसीव करने के लिए, ठीक है जी। और स्टोर डिपार्टमेंट के पास, स्टोर डिपार्टमेंट में क्या पास, ये क्या है, स्टोर डिपार्टमेंट को अथॉरिटी देता है कि भाई ये मटेरियल जो डिमांड किया गया है उसको इशू कर सकता है किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल रिक्विजिशन नोट की एक कॉपी शेयर करेगा साथ साथ किसके, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के साथ। और ये आपके सामने एग्जाम्पल भी है मटेरियल रिक्विजिशन नोट की। इसमें क्या है, क्वांटिटी बताई गई है, डिस्क्रिप्शन, मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है, बिन कार्ड नंबर, स्टोर लेजर, राइट, और किसने रिसीव किया, चेक किसने किया, ये सब कुछ डिटेल दी जाएगी किसमें, मटेरियल रिक्विजिशन नोट में, ठीक है जी। नंबर 1 क्या था, बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल के बाद मटेरियल रिक्विजिशन नोट, ठीक है जी। अब आपस में आदान प्रदान चलता रहेगा, लेना देना चलता रहेगा, किसका, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का और स्टोर डिपार्टमेंट का। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल मांगता रहेगा, स्टोर डिपार्टमेंट इशू करता रहेगा, प्रोडक्शन वाला मांगता रहेगा, स्टोर वाला इशू करता रहेगा। चलिए जी, ये हो गया हमारा मटेरियल प्रोक्योरमेंट का काम हो गया जी। अगली है परचेज रिक्विजिशन। प्रोडक्शन वाला मांगता गया मटेरियल, स्टोर वाला इशू करता गया, ठीक है जी। अब कभी ना कभी तो माल खाली होगा, रॉ मटेरियल स्टोर में खत्म होगा, तो स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा, मांगेगा मटेरियल, डिमांड करेगा किससे,
परचेज डिपार्टमेंट से। स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा, माल मंगवाएगा, डिमांड करेगा किससे, परचेज डिपार्टमेंट से। ठीक है जी। कहते परचेज रिक्विजिशन क्या है, दिस इज अ डॉक्यूमेंट विच ऑथराइज द परचेज डिपार्टमेंट टू ऑर्डर फॉर मटेरियल स्पेसिफाइड इन द नोट। ठीक है जी। स्टोर डिपार्टमेंट ने लिख के दिया किसमें, परचेज रिक्विजिशन में। ये परचेज की रिक्वेस्ट है कि सर मुझे ये मटेरियल चाहिए क्योंकि हमारे पास ये मटेरियल की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, आप पहले ही इस समय तक मंगवा के रखिए, ये मटेरियल हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए होगा इस टाइम पर। ठीक है जी। तो क्या होगा, स्टोर डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करेगा किसको, परचेज डिपार्टमेंट को। स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को मटेरियल की डिमांड करेगा। ठीक है जी, स्टोर डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को। तो ये क्या है हमारा परचेज रिक्विजिशन। और परचेज रिक्विजिशन नोट क्या है, अथॉरिटी देता है किसको, परचेज रिक्विजिशन नोट क्या है, अथॉरिटी देता है परचेज डिपार्टमेंट को कि इस रिक्विजिशन नोट के बिहाफ पर उसके पास एक अथॉरिटी हो जाती है कि हाँ अब मटेरियल की डिमांड आ चुकी है, अब उसे क्या है, मटेरियल क्या है, अरेंज करना है, राइट। जिससे क्या है, उसके पास अथॉरिटी आ जाती है कि मटेरियल उसको एक सही सोर्स से डिमांड किया गया है और अथॉरिटी के साथ वो क्या है, मटेरियल का आगे का परचेज का प्रोसीजर कमेंस कर देगा। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इनवाइटिंग कोटेशन और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। अब देखिए हुआ क्या, स्टोर डिपार्टमेंट ने मटेरियल मांग लिया, अब अगला काम, अगली ड्यूटी किसकी हो गई, अगली ड्यूटी हो गई परचेज डिपार्टमेंट की। अगली ड्यूटी किसकी होगी, परचेज डिपार्टमेंट की। अब परचेज डिपार्टमेंट, मैंने आपको क्या बोला, अपना काम शुरू कर देगा। परचेज डिपार्टमेंट अपना काम शुरू कर देगा। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या काम शुरू कर देगा, परचेज डिपार्टमेंट इनवाइट करेगा कोटेशन के लिए। अब बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, सप्लायर को इनवाइट करती हैं कोटेशंस के लिए, टेंडर्स के लिए। कहते हैं परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, नंबर ऑफ सप्लायर्स को, जितने भी लगते हैं उन्हें सप्लायर्स को इनवाइट करेगा कि सर आइए, रिक्वेस्ट हम करते हैं कि आप हमें प्रपोजल दीजिए अपना, हमें ये मटेरियल चाहिए, हमें ये मटेरियल चाहिए, इतनी क्वांटिटी का चाहिए, आप अपना रेट बताइए, ये हमारी डिमांड जो है पूरी कर सकते हैं, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन है वो बताइए। ठीक है जी, आप अपना प्रपोजल दीजिए। ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, साथ में परचेज डिपार्टमेंट की क्या ड्यूटी होगी, परचेज डिपार्टमेंट को कुछ चीज़ों का स्ट्रिक्टली ध्यान देना पड़ेगा। वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी। ठीक है जी। इसमें क्या हुआ, रिक्वेस्ट, इस स्टेप में क्या हुआ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कौन, परचेज डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को कोटेशन देने के लिए, प्रपोजल के लिए हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना प्रपोजल, अपने प्रपोजल्स दीजिए। ठीक है ना। अब कई बार क्या होता है, जब हमें मटेरियल ज़्यादा चाहिए होता है, सामान ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम अलग अलग जगह से क्या करते हैं, कोटेशंस लेकर आते हैं, राइट। ऐसे ही जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या है, सप्लायर्स को, नंबर ऑफ जो बड़ी कंपनीज हैं उनको रिक्वेस्ट करती हैं कि सर आप अपना जो प्रपोजल है आप हमें हमारी इसमें ईमेल आईडी पर मेल करिए, हमारे इस नंबर पे, हमारे इस बंदे के साथ कांटेक्ट कीजिए। ठीक है जी। और आगे की टर्म्स एंड कंडीशन आप अपनी बताइए। और इसमें अब वो क्या क्या कहते, परचेज डिपार्टमेंट कन्फ्रंटेड विद द फॉलोइंग इश्यूज। परचेज डिपार्टमेंट जो है इन इशू को फेस करेगा। कौन कौन से, नंबर 1, परचेज के रिगार्डिंग फॉर व्हाट टू परचेज, क्या परचेज करना है। सबसे पहले उसके दिमाग में ये चीज क्लैरिटी होनी चाहिए, उसे क्या गुड्स परचेज करना है। नंबर 2, व्हेन टू परचेज, क्या परचेज करना है, कब परचेज करना है। उसे पहले ही माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि कौन सा रॉ मटेरियल कब खरीदना है। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे हाउ मच टू परचेज, कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है।
क्या परचेज करना है, कब परचेज करना है, कितना परचेज करना है, राइट, और फ्रॉम वेयर टू, कहां से परचेज करना है, ये भी क्लियर होना चाहिए। अब मान लीजिए आपको मटेरियल, आपको क्लैरिटी है कि हमें क्या है अपने स्टेट के इस एरिया से ही परचेज करना है, इससे बाहर से नहीं परचेज करना। मान लीजिए कोई प्रपोजल आ गया दूर से, कुछ किसी और स्टेट से आ गया, तो आपको पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि नहीं, हमें सिर्फ क्या है इस जगह से परचेज करना है या इस जगह से परचेज नहीं करना चाहिए, पहले ही क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। और एट व्हाट प्राइस टू परचेज, किस प्राइस पर परचेज करना है। हम कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं, जब हम कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं तो हमें पता होता है ना कि हमें ये जो इस चीज के लिए प्राइस जो है इससे ज्यादा नहीं पे करना। जब परचेज डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करेगा प्रपोजल के लिए, और प्रपोजल एक्सेप्ट करने से पहले प्रपोजल के बारे में जब वो सोचेगा तो उसके दिमाग में पहले ही क्लियर होगा कि भाई मुझे जो मटेरियल है इस रेट से ज़्यादा में नहीं खरीदना, राइट। मुझे कोशिश ये करनी है कि कम से कम इससे इस प्राइस से कम प्राइस में मुझे मटेरियल मार्केट में मिलना चाहिए, राइट। तो कौन कौन से इश्यूज फेस करेगा कि क्या रॉ मटेरियल परचेज करना है, कितना करना है, कब करना है, कहाँ से करना है और किस प्राइस पे करना है, राइट। इस तरीके के सारे जो इश्यूज हैं वो क्या है अपने माइंड में रखते हुए, फेस करते हुए, वो क्या है परचेज के लिए क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, राइट। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ कोटेशन और प्रपोजल। अब देखिए हमने सप्लायर से कोटेशंस मांगी, सप्लायर को रिक्वेस्ट करी कि अपना प्रपोजल दीजिए। अब नंबर ऑफ सप्लायर्स ने अपना क्या किया, कोटेशन दे दी, नंबर ऑफ सप्लायर्स ने कोटेशन दे दी, अपने प्रपोजल दे दिए। अब हमें क्या करना है, उन सभी ऑफर्स में से जो हमारे को मोस्ट सूटेबल, बेस्ट सूटेबल होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। जो हमारे लिए बेस्ट सप्लायर होगा, बेस्ट सूटेबल टेंडर होगा, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये स्टेप में क्या होने वाला है, हमने क्या किया था, रिक्वेस्ट किया था प्रपोजल के लिए, किसको, सप्लायर को। सप्लायर ने क्या किया, अब कंपनी को क्या भेजा, टेंडर, राइट। समझ रहे हो जी सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी। प्रपोजल हमने भेजा, सप्लायर को बोला, रिक्वेस्ट करी प्रपोजल के लिए। अब सप्लायर ने आगे क्या किया, हमें मतलब कंपनी को टेंडर्स दिए, अपनी कोटेशंस दी, कोटेशंस भेजी। अब कोटेशंस में से बेस्ट कोटेशन हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब क्या है, फॉर सेलेक्टिंग द मटेरियल सप्लायर फॉलोइंग फैक्टर केप्ट इन माइंड बाय द परचेज डिपार्टमेंट। अब ये सारी चीजें इस सप्लायर को सेलेक्ट करते वक्त हम क्या है, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखेंगे। अब कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखेंगे, नंबर 1 प्राइस। जैसे हमने अभी लास्ट स्लाइड में क्या बात करी कि किस रेट पर हमें मटेरियल खरीदना है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। किस रेट पर मटेरियल खरीदना है ये हमें क्लियर होना चाहिए। नंबर 2 क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है ये हमें क्लियर होना चाहिए, राइट। हमें अब सप्लायर ने अपना टेंडर भेज दिया, ठीक है जी, कोटेशन दे दी कि भाई हम इतनी क्वांटिटी इस रेट पे देने को तैयार हैं। अब क्या हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग जो उनका ऑफर था वो उसी के अकॉर्डिंग है या फिर उन्होंने डिफरेंट वे में, डिफरेंट फॉर्म में उन्होंने दिया है, राइट। नंबर 3 क्वालिटी ऑफर्ड, उनके द्वारा कौन सी क्वालिटी मटेरियल की ऑफर की जा रही है, क्या क्वालिटी ऑफर की जा रही है मटेरियल की सप्लायर के द्वारा, ठीक। टाइम ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगा, क्या रिक्वायर्ड टाइम पीरियड के दौरान कितने दिनों के अंदर जो मटेरियल जो है वो सप्लायर द्वारा हमारे तक पहुंचा दिया जाएगा, राइट। टर्म्स ऑफ पेमेंट,
पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन किस तरीके से, कितने दिनों बाद पेमेंट की जाएगी, राइट, कितने दिनों बाद हमने पेमेंट करनी है, किस मोड में करनी है, किस तरीके से करनी है, एडवांस कितना लेंगे, ये सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो पेमेंट की है वो क्या है, सप्लायर की कोटेशन जो प्रपोजल है सप्लायर का, उसको एक्सेप्ट करने से पहले हम सब कुछ ये चीज़ें देखेंगे, क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है मटेरियल का जो रेट प्रोवाइड कर रहा है, क्वालिटी क्या है मटेरियल की, टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है, राइट, और ट्रांसपोर्टेशन मोड, किस ट्रांसपोर्टेशन मोड से क्या है हमें मटेरियल सप्लाई किया जाएगा, और रेपुटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, रेपुटेशन ऑफ सप्लायर। मान लीजिए प्राइस तो बड़ा अच्छा दे दिया सप्लायर ने आपको, आपके मन मुताबिक जो आपको रिक्वायरमेंट थी, मन मुताबिक आपका क्या है मटेरियल का प्राइस आपको ऑफर कर दिया सप्लायर ने। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, मान लीजिए आपको मार्केट में पता लगा जो आपके सप्लायर जिसके साथ आप डीलिंग करने के लिए सोच रहे हो, उस सप्लायर की जो मार्केट में रेपुटेशन है बड़ी ही नेगेटिव रेपुटेशन है, कभी भी माल समय पे पहुंचाता ही नहीं, कभी भी रॉ मटेरियल समय पे टाइम पे देता ही नहीं है, जब डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग पहुंचाता ही नहीं है। बेशक ये कस्टमर पकड़ तो लेते हैं पर कस्टमर की जो डिमांड है सही तरीके से फुलफिल नहीं कर पाते, ठीक। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, अब यहाँ पर भी दिखने वाली सबसे बड़ी चीज़ होगी, प्राइस आपके अकॉर्डिंग मिल गया, क्वांटिटी जो आपने ऑफर करी थी, रेट आपका आपके अकॉर्डिंग मिल गया, क्वालिटी आपके अकॉर्डिंग मिल गई, टर्म्स एंड पेमेंट आपको पसंद आ गई, राइट, ट्रांसपोर्टेशन मोड सब चीज़ें पसंद आ गई, और एक चीज़ काम खराब कर सकती है, राइट। कई बार क्या होता है ना, आपको भी पता है, जब हम सस्ती चीज़ खरीदने के इस चक्कर में क्या करते हैं, बाकी चीज़ें गवा बैठते हैं, राइट। तो इसीलिए परचेज डिपार्टमेंट को ये सारी चीज़ों का पहले ध्यान में रख के सप्लायर का जो ऑफर है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है जी। इसलिए क्या है, इस स्टेप में क्या करना था, हमने सिलेक्शन करनी है कोटेशन की और प्रपोजल की, इन चीज़ों को डिटेल में अच्छे से दिमाग में रखते हुए, करेक्ट है जी। चलिए बच्चों, अगला है प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ परचेज ऑर्डर। अब देखिए हमने बहुत कुछ माथा चिप्पी कर ली, बहुत कुछ सोच लिया कि भाई सप्लायर के बारे में हमें किस प्राइस पे मटेरियल देगा, कितनी क्वांटिटी देगा, क्या क्वालिटी होगी, ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या होगा, पेमेंट मोड क्या होगा, उसकी रेपुटेशन कैसी है, सब कुछ ये चीज़ें सोच ली। अब उसके बाद फाइनली अब हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे कि हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। किसको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ कोटेशन टेंडर एक्सेप्टेड बाय द परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है जी। जैसे जैसे कोटेशन आई हमने क्या किया, उसके बेस पर टेंडर क्या है उनमें से एक्सेप्टेंस दे दी। नेक्स्ट है परचेज मैनेजर। अब परचेज मैनेजर अगला काम किसका हो गया जी, परचेज मैनेजर का। परचेज मैनेजर क्या करेगा, रिटर्न रिक्वेस्ट करेगा सप्लायर को टू सप्लाई द स्पेसिफाइड मटेरियल एट ए स्पेसिफाइड रेट एंड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। वही वो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि बातचीत तो पहले ही हो चुकी है, एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा जा चुका है, उन्होंने बोला है कि हम इतने टाइम में इस रेट पे मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, तो हम अब क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, परचेज डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करेगा, फॉर्मल रिक्वेस्ट करेगा किसको, सप्लायर को, कि भाई ये रेट आपने बोला था, इस रेट पर इतनी क्वांटिटी आप मटेरियल की इस विद इन दैट पीरियड अब हमें क्या करिए, पहुंचा दीजिए, सप्लाई कर दीजिए हमें, करेक्ट है जी। एक कॉपी ऑफ द परचेज ऑर्डर। अब एक जो परचेज ऑर्डर की कॉपी है, हमने परचेज ऑर्डर किसको भेज दिया, सप्लायर को, कि भाई ये क्वांटिटी मटेरियल की हमें भिजवा दो, ठीक है जी। अब क्या होगा, जो कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर है कहते हैं आर गिवन टू द स्टोर डिपार्टमेंट, रिसीविंग डिपार्टमेंट एंड कोस्ट डिपार्टमेंट। अब एक कॉपी स्टोर डिपार्टमेंट को भी पहुंचेगी, कोस्टिंग डिपार्टमेंट को भी। कोस्टिंग को क्यों पहुंचेगी, स्टोर को तो चलो इसलिए क्योंकि स्टोर ने या रिसीविंग डिपार्टमेंट ने रिसीव करना है, स्टोर ने रखना है अपने पास, ठीक है जी। मान लीजिए स्टोर और रिसीविंग डिपार्टमेंट दोनों डिफरेंट है, तो इस रिसीविंग डिपार्टमेंट को स्टोर को तो इसलिए, रिसीविंग को तो इसलिए चाहिए क्योंकि उसने माल एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है, और स्टोर वाले ने क्या है अपने पास रखना है, इसलिए उसको भी चाहिए। कोस्टिंग डिपार्टमेंट को इसलिए चाहिए क्योंकि अब वो कोस्ट में रिकॉर्ड करेगा कि इतने का मटेरियल परचेज हुआ था, तो रॉ मटेरियल परचेज भी तो उसने रिकॉग्नाइज करना है बुक्स में, ठीक है जी।
तो इसलिए ये तीनों को, स्टोर डिपार्टमेंट को, रिसीविंग डिपार्टमेंट को और परचेज डिपार्टमेंट को कॉपी इशू कर दी जाएगी इसकी परचेज ऑर्डर की, तो फैसिलिटेट द फॉलो अप द डिलीवरी। और वो साथ साथ फॉलो अप करते रहेंगे कि डिलीवरी पहुंची है कि नहीं पहुंची, एंड ऑल्सो फॉर द अप्रूवल फॉर द पेमेंट। अब कल को अब रिसीवल पेमेंट भी तो करनी है उनको, ठीक है जी। इन सब काम के लिए क्या है, हम क्या करेंगे, ये कॉपी जो है रिसीविंग को, स्टोर को और परचेज कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को इशू करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की तरफ। लास्ट है रिसीट एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल। रिसीट एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम मटेरियल रिसीव करेंगे। परचेज ऑर्डर कर दिया हुआ है, ठीक है जी, सबको कॉपियां पहुंच चुकी हैं परचेज ऑर्डर की। अब रिसीव कर लेंगे मटेरियल। सप्लायर ने मान लीजिए मटेरियल पहुंचा दिया, लीजिए पहुंच गया। आफ्टर रिसीट ऑफ मटेरियल अलॉन्ग विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट एंड इनवाइसेस, मटेरियल भी पहुंच गया, जो उसके पेपर डॉक्यूमेंट वगैरह थे, इनवाइस थे, वो हमें पहुंच गए। स्टोर डिपार्टमेंट अरेंज टू इंस्पेक्ट द मटेरियल फॉर इट्स कंफर्मिटी विद द परचेज डिपार्टमेंट, परचेज ऑर्डर। अब स्टोर डिपार्टमेंट की ड्यूटी आ गई। स्टोर डिपार्टमेंट की क्या ड्यूटी आ गई, भाई मटेरियल तो ऑर्डर कर दिया हुआ है, मटेरियल तो ऑर्डर कर दिया और पहुंच भी गया। अब उसको मैच करना है कि भाई जो परचेज ऑर्डर किया था एक्चुअल में एग्जैक्टली वही है या नहीं। परचेज ऑर्डर में जो हमने मटेरियल लिखा था, जितनी क्वांटिटी लिखी थी, जो रेट का लिख रखा था, वही रेट का, वही क्वांटिटी, वही क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन सब कुछ वही, मटेरियल पहुंचा है, ठीक है जी। ये किसकी ड्यूटी है, स्टोर डिपार्टमेंट की, रिसीविंग डिपार्टमेंट की। आफ्टर सेटिस्फैक्टरी इंस्पेक्शन, अब अगर रिसीविंग और स्टोर डिपार्टमेंट की इंस्पेक्शन जो है सेटिस्फैक्टरी हो जाती है कि हाँ ठीक है यार, कि जो परचेज ऑर्डर में लिखा था वही वही माल पहुंचा है, वही मटेरियल पहुंचा है और वही मटेरियल हमने रिसीव किया है, तो पास कर दिया जाएगा। हमने पहली जो समरी पढ़ी थी उसमें यही था ना, पास कर दिया जाएगा, ठीक है जी, पास कर दिया जाएगा। जब पास कर दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, गुड्स रिसीव नोट इज इशूड। ये स्पेसिफिकली अलग से भी आ सकता है आपको, गुड्स रिसीव नोट। गुड्स रिसीव नोट क्या है, जब स्टोर डिपार्टमेंट या रिसीविंग डिपार्टमेंट क्या है, गुड्स रिसीव करता है, गुड्स रिसीव करता है और नोट इशू करता है, किस लिए, रॉ मटेरियल रिसीव करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के बाद कि भाई सेटिस्फैक्टरी है हमारी, सेटिस्फैक्टरी हमारी हो चुकी है, सेटिस्फैक्शन हो चुकी है कि जो परचेज ऑर्डर में मटेरियल बोला गया था, परचेज ऑर्डर में जो मटेरियल बोला गया था वही हमें क्या है, मिला है, वही क्वांटिटी, वही रेट, वही मटेरियल की क्वालिटी जो बोली गई थी एज इट इज वही हमें मिली है, ठीक। तो उस केस में हम क्या करेंगे, गुड्स रिसीव्ड नोट इशू करेंगे। अब सपोज कीजिए कई बार हो जाता है कि मटेरियल जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे नहीं है। मान लीजिए 10,000 यूनिट मंगवाए, उसमें से 500 यूनिट ऐसे थे जो मैच नहीं करते थे, तो उस केस में क्या होगा, इफ सम मटेरियल आर नॉट फाउंड इन गुड कंडीशन या फिर और नॉट इन द कंफर्मिटी विद द परचेज ऑर्डर आर रिटर्न बैक टू द वेंडर अलॉन्ग विद द मटीरियल रिटर्न नोट। अब हम क्या करेंगे, अगर कोई मटीरियल गुड कंडीशन में नहीं पाया गया या फिर जो हमने स्पेसिफिकेशन दी थी उन स्पेसिफिकेशन के तहत सही नहीं, खरा नहीं उतरा, तो हम क्या करेंगे बच्चों, गुड्स रिटर्न नोट इशू कर देंगे। हमने क्या पढ़ा था, यही था ना, बिल ऑफ मटीरियल, मटेरियल इक्विजिशन नोट, परचेज इक्विजिशन नोट, गुड्स रिसीव नोट और मटेरियल रिटर्न नोट, यही चीजें थी ना। तो यही चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो लास्ट पे हैं हम इस पे, मटेरियल रिटर्न नोट पे और मटेरियल रिसीव नोट या रिटर्न नोट। रिटर्न नोट कब इशू होगा, दो केसेस में, या तो फिर मटेरियल जो आपने रिसीव किया है वो डिफेक्टिव है, मटेरियल रिटर्न नोट कब इशू किया जाएगा,
शो डिपार्टमेंट द्वारा सप्लायर को अगर अगर जो मटेरियल है या तो फिर डिफेक्टिव है या तो फिर क्या है, मैच नहीं कर रहा, इसके साथ मैच नहीं कर रहा, जो हमने स्पेसिफिकेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा, ठीक, वो उस केस में हम क्या करेंगे, मटेरियल रिटर्न नोट इशू कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारा बच्चों यहां पर कंप्लीट हुआ मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर।